सियासत से जुड़ी खबर से करेंगे। चुनाव नजदीक है तो कई विधायक की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां बेगू से विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बिधूड़ी के सामने एक बुजुर्ग उनके पैरों में गिरकर बेटे के लिए नौकरी की मांग कर रहा है, जिस पर अचानक विधायक भड़क जाते हैं और शख्स की पगड़ी पर लात मार देते हैं और अपशब्द कहकर बुजुर्ग को बेइज्जत भी करते हैं। यह सीसीटीवी काफी पुराना है और निजी होटल के रिसेप्शन का बताया जा रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो पुराना है लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चित्तौड़गढ़ का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस विधायक की करतूत सामने आई है। बुजुर्ग को बेइज्जत करने का यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेगू विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का यह वीडियो बताया जा रहा है। बुजुर्ग की पगड़ी पर लात मारकर बुजुर्ग को बेइज्जत किया जा रहा है। विधायक ने बुजुर्ग के साथ जमकर गाली गलौज भी की है। पुराना वीडियो है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखाते हुए, जहां पर विधायक एक बुजुर्ग को अपमानित कर रहे हैं। पीयूष मुंदड़ा चित्तौड़गढ़ के सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या सच्चाई इस वीडियो की? जी देखिए, यहाँ जो बेगू क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के ये विधायक कांग्रेस के राजेंद्र सिंह बिधूड़ी है। ये समय समय पर सुर्खियों में रहे हैं। इन्होंने कई बार पुलिस कर्मियों के साथ और जनता के बीच में अभद्र व्यवहार भी किया, जनता को भी कहा है। लेकिन जो हाल ही में जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शर्मनाक करतूत कहा जा सकता है, जिसमें एक गरीब ग्रामीण जो है वो पगड़ी पैरों पर रखकर अपने बेटे के लिए नौकरी मांग रहा है, ऐसे में गुस्सा बिधूड़ी ने उस पगड़ी को लात मार दी। ये जो वीडियो है वो क्षेत्र के एक होटल का है, जहां प्रवेश के दौरान जो ग्रामीण है वो अपनी बच्चे की नौकरी के लिए उनसे गुहार करता है। ऐसे में गुस्सा बिधूड़ी जो है उन्होंने लात मार दी। ये बताया जा रहा है कि 2021 का ये वीडियो है। हाल ही में ये उस होटल संचालक द्वारा ही वीडियो वायरल करना बताया जा रहा है। जी प्रियंका। बिल्कुल पीयूष, शर्मसार करने वाला ये वीडियो, क्योंकि सत्ता में जनता इसीलिए नेता को लेकर आती है कि उनके कामकाज होंगे, उनकी तरक्की होगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि विधायक के सर पर सत्ता चढ़कर बोल रहा है। पीयूष जी बिल्कुल, ये यही बात आ रही है कि सामने कि ये जो विधायक बिधूड़ी है अपने करीबन 10 साल के कार्यकाल में यहाँ पर लगातार सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने इसी तरह की जनता के बीच अभद्र व्यवहार किया है। हाल ही में कुछ समय पूर्व इन्होंने एक पुलिस वाले के साथ गाली गलौज का जो है ऑडियो वो भी वायरल हो रहा था। ऐसे में इस तरह का जो वीडियो, जो ग्रामीण अपनी बच्चे की गुहार, नौकरी के लिए गुहार लगाता है और ऐसे में इस तरह से लात मार दी जाती है, ये शर्मसार करने वाली ही घटना कही जा सकती है। जी बिल्कुल पीयूष, क्या बुजुर्ग की ओर से कोई कार्रवाई की मांग की गई इसके बाद? जी देखिए, चूंकि राजेंद्र सिंह बिधूड़ी जो अपने क्षेत्र में उनका अलग दबदबा है, वहां पर लोगों में डर भी है, ये बताया जा रहा है। ऐसे में जो ग्रामीण का ये वीडियो वायरल हो रहा है, अभी हाल ही में जो बात सामने आई है उसमें जो बिधूड़ी के जो लोग हैं उन्हें मनाने के लिए जो है वो लगे हुए हैं। ये भी सुनने में आया है कि ग्रामीण को मनाने में लगे हुए हैं कि वो कहीं इस तरह की हरकत ना कर दे और उनके खिलाफ कोई बयानबाजी ना हो जाए। जी प्रियंका। जी पीयूष, एक बार हम दर्शकों को फिर से बताते चले कि ये वीडियो आखिर किसका है। बेगू विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से ये तस्वीरें सामने आई है। कांग्रेस के विधायक हैं जिनकी करतूत कैमरे में कैद हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। सीकर के फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीकर में एक युवक को थाने में हाथ बांधकर पीटने और उसके बाद तहसीलदार के मुर्गा बनाने का मामला सामने आया। यहां तक कि तहसीलदार द्वारा मुर्गा बनाने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि युवक को मुर्गा बनाया जा रहा है। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दादिया थाना इलाके का ये पूरा मामला है। इसमें जमीन विवाद के चलते मुकेश नाम के युवक को पुलिस ने पकड़ा था और इसके बाद युवक का आरोप है कि थाने में हाथ बांधकर उसकी पिटाई की गई। देर रात उसे सीकर तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया, जहां पर तहसीलदार ने उसको मुर्गा बना दिया और उसके साथ गाली गलौज भी की गई। युवक ने इसकी शिकायत कलेक्टर एसपी को की है। वहीं फुटेज सामने आने के बाद कलेक्टर एसपी ने अपने अधिकारियों से जांच करवाने की भी बात कही है। तो गुंडागर्दी देखिए जरा,
एक बार फिर से यहाँ पर खाकी शर्मसार होते हुए जहाँ पर एक युवक को पकड़ा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है और उसे मुर्गा भी बनाया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कहाँ का न्याय है? कौन सा कानून कहता है कि जब कोई भी पकड़ा जाए तो उसे मुर्गा बना दिया जाए? जमीन का विवाद था ये पूरा। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कौन सा कानून कहता है कि अगर जमीन विवाद में किसी को पकड़े तो मुर्गा बना दे? जांच कहां तक पहुंची है? क्या कार्रवाई की जाएगी इन सभी पर? बिल्कुल, देखिए, ये जिस तरह से पीड़ित ने आरोप लगाया है कि वो भाई बहन का जो है वो जमीन का विवाद है, कोई नाना की संपत्ति थी, उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने 151 में पहले जब बंद किया तो थाने में मारपीट की और उसके बाद तहसीलदार, जब जहां फ्लैट में तहसीलदार रहते हैं, रात को वहीं पर इसको पेश किया गया। जहां पर पेश किया गया वहां पर ये जो है वो मारपीट होने की बात सामने आ रही है कि तहसीलदार ने गाली गलौज की, मारपीट की और मुर्गा बनाया। मुर्गा बनाने के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। उसके बाद में जो पीड़ित है उसने कल शाम को कलेक्टर और एसपी दोनों को मिलकर के शिकायत दी थी, डिवीजन कमिश्नर को भी शिकायत दी थी। अधिकारियों का ये कहना है, कलेक्टर का ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एसडीएम को दी गई है। अगर तहसीलदार की इसमें दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और एसपी का ये कहना है कि डीवाईएसपी को जांच दी गई है, अगर पुलिस ने कहीं मारपीट की है तो जो है वो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि थाने में मारपीट नहीं की गई, जो अब उसमें बिल्कुल संदीप, लेकिन 3rd डिग्री टॉर्चर की ये तस्वीरें अब सामने आ चुकी है। अब देखना है कि क्या कार्रवाई की जाती है इन सभी पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। रीच पेपर लीक मामले में ईडी का छापा पड़ा है। जयपुर, नागौर सहित कई शहरों में ईडी की ओर से रेड की कार्रवाई की गई। प्रदेश में तकरीबन 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। दिल्ली, राजस्थान की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो एक साथ जॉइंट ऑपरेशन ईडी और आईटी की ओर से पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर 10 से अधिक ठिकानों पर एक साथ ईडी और आईटी की टीम मौजूद है और तमाम अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं, लोगों से भी पूछताछ में जुटे हुए हैं। दिल्ली और राजस्थान की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो एक और जहां बीजेपी अब इसे लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है, तो वहीं राज्य सरकार के आरोप है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके के छापे देखने को मिलते हैं। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और चुनावी साल में रीट पेपर लीक मामले को लेकर ईडी की ओर से छापा पड़ा है, तो इसे लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। जयपुर सहित नागौर और कई शहरों में ईडी की ओर से रेड पड़ी है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ये आरोप लगाया था कि पेपर लीक का जो ब्लैक मनी है वो लॉकर में छिपाया गया है। गणपत से आपको तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर कई लॉकर्स को ईडी की ओर से और आईटी की ओर से खंगाला भी जा रहा है। दावा है सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कि इन लॉकर्स के पीछे ब्लैक मनी है, 500 करोड़ रुपए जो पेपर लीक में उन्हें मिले हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी में दूसरी लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव समिति से पहले कोर ग्रुप की बैठक है। नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। तकरीबन 100 सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। दूसरी लिस्ट में चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। जब पहली लिस्ट सामने आई थी तो उसे भी जारी करते हुए बीजेपी ने सभी को चौंका दिया। 2 से 3 और सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है और कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी सूचना है कि 2 से 3 और सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है। कई वर्तमान विधायकों का टिकट कट भी सकता है। तो पहले ही जब बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी तो उसमें 7 सांसदों के नाम शामिल किए गए थे, जिन्हें लेकर विरोध के सुर अब तक नहीं थम रहे हैं।
कई ऐसे नेता हैं जो बगावती सुर अपना रहे हैं, कई नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अब दूसरी लिस्ट को लेकर भी सूचना मिल रही है कि इसमें भी 2 से 3 सांसदों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। अब देखना है कि इस लिस्ट के जारी करने के बाद किस तरीके से विवाद होता है। सहयोगी लखवीर दिल्ली से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जल्द ही दूसरी लिस्ट सामने आने वाली है, लेकिन जो बड़ी सूचना है वो ये है कि 2 से 3 सांसदों को भी जगह मिल सकती है। बिल्कुल प्रियंका, अब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि आज भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष महत्वपूर्ण मंथन करेंगे। ये मंथन दूसरी सूची को अंतिम रूप देने के लिए होगा, क्योंकि करीब 80 से 90 नामों पर आज मंथन होना है। 41 नामों की सूची पहले ही भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है, लेकिन अब करीब 80 से 90 नामों पर मंथन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 से 3 सांसदों को लड़ाने पर भी आज मंथन होगा। हालांकि 2 से 3 सांसद कौन होंगे इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी चल रहे हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी को चुनाव लड़वाने की चर्चाएं भी हैं। ऐसे में आज का ये जो मंथन है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली सूची जब आउट हुई थी तो काफी चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। ऐसी ही उम्मीद दूसरी सूची से भी है कि कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी सूची में अंडर 45 यानी कि 25 से 45 साल की उम्र के व्यक्तियों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और महिलाओं की भी ज्यादा संख्या में इस सूची में देखने ठीक है लखवीर, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि युवाओं पर ज्यादा फोकस रहने वाला है दूसरी सूची में, साथ ही साथ महिलाओं पर भी फोकस रह सकता है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जैसा लखवीर बता रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि वसुंधरा राजे का नाम नहीं आने वाला इस लिस्ट में, क्योंकि युवाओं पर फोकस है, लेकिन अगर गौर करें तो महिलाओं का जिक्र भी वो कर रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए कई नाम पहले से ही पार्टी में तय हैं। जो बड़े लीडर्स हैं वो अपनी अपनी जगहों से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एक लीडर के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है वो वर्तमान सीट पर इंटरेस्टेड नहीं है, वो दूसरी सीट चाहते हैं। हालांकि पार्टी को यह तय करना है कि उन्हें दूसरी सीट पर लड़ाया जाए, फिर उन्हें होल्ड पर रख दिया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस जो लिस्ट आने वाली है, दूसरी लिस्ट, इसमें कई चौंकाने वाले नाम कई लिहाज से होने वाले हैं, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो 3 से 4 बार के विधायक हैं। उनके टिकट का पूरी संभावना जो है वो इस बार लग रही है। पार्टी जो है वो नए चेहरों को जो है वो मौका दे सकती है। उसमें जयपुर की भी कुछ सीटें जो है वो शामिल है। हालांकि जिस प्रकार से पिछली सीट में 7 सांसदों को जो है वो चुनावी मैदान में उतार दिया था, लेकिन इस बार ज्यादा सांसदों को लड़ाने पर संभावना जो है वो काफी कम जो है वो अब हो चुकी है। कई पूर्व बिल्कुल सौरभ, और सूचना तो ये भी है कि कई वर्तमान विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। अब देखना होगा कि ये क्या रिएक्ट करते हैं इस पे। लखवीर, बैठक की शुरुआत कुछ ही समय में होने वाली है, नड्डा अध्यक्षता कर रहे हैं, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है इस वक्त? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सह प्रभारी विजया राहटकर कुछ देर के बाद दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह महत्वपूर्ण मंथन होगा, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, तमाम राजस्थान कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, जिनमें प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, तीनों केंद्रीय मंत्री, सह प्रभारी, उपनेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होगी। आज का ये मंथन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्वाइनिंग्स भी होनी है पार्टी में आने वाले समय में, कई नेताओं की ज्वाइनिंग होनी है, कुछ बड़े चेहरे भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी बात है। तो ऐसे में उनका क्या कुछ स्थिति हो, उनका क्या कार्यक्रम हो, और आगामी दिनों में राष्ट्रीय नेताओं को भी राजस्थान लेकर जाना है, तो उनका किस प्रकार का कार्यक्रम हो, क्योंकि चुनाव प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी
प्रदेश इकाई से नाम भी पूछे जाएंगे कि किन नेताओं को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी जाए, किन के दौरे करवाए जाए आगामी दिनों, ताकि चुनाव प्रचार जो है, चुनाव कैंपेन जो है वो जोर पकड़े और बीजेपी के पक्ष में माहौल बने। क्योंकि और महत्वपूर्ण आज का ये मंथन इसलिए भी है क्योंकि दूसरी सूची जारी होनी है और दूसरी सूची में करीब 80 से 90 नामों पर मंथन होगा। और ये मंथन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कई चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे। कई मौजूदा विधायकों के या पूर्व मंत्रियों के टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जो भी निष्क्रिय रहे हैं, पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता नहीं रही है, अपने क्षेत्र से कटे हुए रहे हैं, तो उनका टिकट कट सकता है और उन पर बड़ी गाज गिरते हुए नए चेहरों को मौका मिल सकता है। क्योंकि पहली सूची जब जारी हुई तो कई चौंकाने वाले चेहरे सामने आए। बिल्कुल लखवीर, दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और तो महत्वपूर्ण बैठक टिकट वितरण को लेकर, साथ ही साथ आप बता रहे हैं कि कई लोग बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बीजेपी के लिए शुभ हो सकता है। लेकिन सौरभ, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बगावत की, जब पहली सूची जारी की गई 41 उम्मीदवारों की, तब से लेकर अब तक विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो जैसा कि लखवीर बता रहा है कि 80 से 90 नाम दूसरी लिस्ट में हो सकते हैं, तो बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी होने वाली है, क्योंकि फॉर्मूला तो पहले लोगों को भी, जो पहले खफा हुए उन्हें भी नहीं मना पाई है बीजेपी। ठीक है, तो बड़ी बैठक होने वाली है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में और दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन किया जाएगा। अब देखना है कि किस तरीके से पार्टी ऐसी लिस्ट लेकर सामने आ पाती है जिससे कि सभी को साथ लेकर चल पाए। तो कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होने वाली है। जिन लोगों को इस बैठक में शामिल होना है वो भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, आज फिर से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। दोपहर के बाद गौरव गोगोई की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी। शॉर्टलिस्ट हो चुके नामों की बैठक में चर्चा की जाएगी। कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। निर्विवाद और सर्वसम्मत नामों पर मुहर लगेगी। कल बैठक के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। तो बीजेपी से सबक लेते हुए कांग्रेस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और निर्विवाद लिस्ट, ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे जिन्हें लेकर कोई भी विरोध ना हो, क्योंकि बीजेपी ने जैसा कि 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, तो जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इसे लेकर विरोध कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि सिर्फ जिताऊ और टिकाऊ ही नहीं, निर्विवाद प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा जाए, जिससे कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे और सत्ता में कांग्रेस की सरकार ही बनी रहे। क्योंकि चुनौती बड़ी है, एंटी इनकम्बेंसी यहां पर बड़ा फैक्टर रहा है। मिशन 156 लेकर कांग्रेस चल रही है और यही वजह है कि एक एक कदम को बड़ा ही सोच समझकर कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। लखवीर, सिर्फ जिताऊ और टिकाऊ ही नहीं बल्कि अब ऐसा उम्मीदवार भी ढूंढने की कोशिश जिसे सर्वसम्मति से मैदान में उतारा जाए। जी बिल्कुल, निर्विवाद नाम हो इसलिए लगातार मंथन हो रहा है और आज का ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कल सीईसी की बैठक होगी और उसमें पहली सूची पर मुहर लग के कल देर रात या फिर परसों सुबह पहली आधिकारिक सूची राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जारी हो सकती है। लगातार मंथन किया जा रहा है। कल भी देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई ने महत्वपूर्ण मंथन किया। उनके साथ दोनों सदस्य मौजूद थे जो कि स्क्रीनिंग कमेटी में उनके साथ है, अभिषेक दत्त और गणेश गोंदियाल। मंथन किस चीज पर किया गया? मंथन इस चीज पर किया गया प्रियंका कि प्रदेश से जो नाम आए हैं, उसके अलावा जो फीडबैक हासिल हुआ है पर्यवेक्षकों के आधार पर और जो सर्वे रिपोर्ट है, उन तमाम प्लेटफॉर्म से जो भी फीडबैक पार्टी के पास आया है उसका मिलान किया जा रहा है ताकि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो जिताऊ हो और टिकाऊ हो। सिफारिश से बचना चाहती है पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय आलाकमान का साफ तौर पर निर्देश है प्रदेश इकाई को कि सिफारिश के आधार पर टिकट वितरण न हो। किसी भी गुट विशेष के व्यक्ति को टिकट देने के बजाय उस व्यक्ति को टिकट दी जाए जो जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखता हो और जिताऊ हो। इसलिए आज ये मंथन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम प्रारूप में तमाम टिकटों को लेकर जाया जाएगा और पहले 60 नामों को लगभग तय कर लिया गया है, लेकिन आज ये जो मंथन होगा उसमें कई और नाम भी ऐड हो सकते हैं, जिससे कि कल जब पहली सूची पर मंथन हो तो कई अधिक लोगों को या यूं कहीं कई अधिक लोगों को टिकट दी जा सके। हालांकि मौजूदा विधायकों के टिकट कटने पर संशय बरकरार है।
मौजूदा विधायकों को लगातार टिकट मिले, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पर आलाकमान का निर्देश यही है कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में कमजोर है, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके टिकट काटे जाएंगे। तो ये बड़ी बात है। हालांकि अब इस वजह से ये मामला अटका हुआ है, तो देखने वाली बात ये होगी कि मौजूदा विधायकों को टिकट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और जो 13 निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया था, उनका क्या होगा? क्या उन पर पार्टी भरोसा जताएगी या फिर उनको टिकट नहीं मिलेंगे? ऐसे में अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है प्रियंका, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले ही जिस प्रकार से हंगामा हो रहा है भरतपुर के कामा विधानसभा सीट से जहीदा खान के समर्थन में और विरोध में, जो उनके बिल्कुल वो बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर भी सामने आई थी लखवीर, जब एक और कुछ लोग समर्थन में थे और कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। चूंकि कल के बाद कभी भी लिस्ट सामने आ सकती है लखवीर, कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी। टिकटार्थी पहुंचे हैं क्या इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन तो बढ़ी हुई है, उन तमाम टिकटार्थियों की दिलों की धड़कन भी बढ़ी हुई है। क्योंकि लगातार पहले जयपुर में तमाम कांग्रेसियों का डेरा था, अब दिल्ली में जमावड़ा है। और एआईसीसी मुख्यालय में तमाम जो टिकटार्थी है उनका जमावड़ा सुबह से ही शुरू हो जाता है और देर रात तक वो लोग वहां बने रहते हैं, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि अंतिम समय पर वो तमाम जो प्रयास करेंगे उनको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा और पार्टी उन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दे सकती है। इसलिए लगातार अंतिम समय में भागदौड़ करने में तमाम टिकटार्थी जुटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान किस पर भरोसा जताएगी ये देखने वाली बात होगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, उसकी काट क्या होगी इस पर सभी की निगाहें हैं। क्योंकि बीजेपी ने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं और दूसरी सूची पर भी लगभग एक्सरसाइज हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पहली सूची भी जारी अब तक नहीं हुई है, जो कि कल देर रात या परसों सुबह तक संभावित है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस टिकट वितरण किस क्राइटेरिया पर करेगी, किस पैरामीटर पर करेगी। जिन व्यक्तियों के, जिन विधायकों के, मौजूदा मंत्रियों के एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, क्या उनके टिकट काटे जाएंगे? क्या ये कड़ा फैसला पार्टी लेने वाली है? अगर ऐसा होता है तो वाकई में चुनाव रोचक हो जाएगा, क्योंकि नए चेहरे कांग्रेस के भी सामने आ जाएंगे और बीजेपी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में होंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो काफी रोचक हो जाएगा और जो मतदाता हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हो जाएंगे। और जो जिनके खिलाफ विरोधी लहर है, अगर उनका टिकट काटा जाता है तो कांग्रेस पार्टी में भी बगावती सुर इख्तियार हो सकते हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा कि बीजेपी की पहली सूची आउट होने के बाद लगातार विरोधी सुर अभी इख्तियार वहां पर हुए हैं, बगावती सुर। बिल्कुल, बीजेपी में तो लिस्ट जारी होने के बाद बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस में तो अभी से इस तरीके की तस्वीरें सामने आने लग गई और यही वजह है कि कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ी और बड़ा ही सोच विचार किया जा रहा है। आज की बैठक भी महत्वपूर्ण, आप नजर बनाए रखिएगा। लखवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल ये कार्रवाई की जा रही है। खरिया में 2 लोगों के घरों पर ईडी की ओर से रेड पड़ी है। सीकर के कोचिंग सेंटर से जुड़े ये दोनों लोग बताए जा रहे हैं, जिनके घर पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है। दोनों से ईडी की टीम अब पूछताछ में जुटी हुई है। तो डिडवाना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले से जुड़ी, जिसे लेकर लगातार ईडी की ओर से एक्शन जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी पेपर लीक मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है और इस बीच डिडवाना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी मामले को लेकर 2 और जगहों पर रेड पड़ी है। कोचिंग संचालक ये बताए जा रहे हैं, जिनके घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। सीकर के कोचिंग सेंटर से जुड़े ये दोनों शख्स बताए जा रहे हैं, जिनसे पेपर लीक मामले को लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। ईडी तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग पेपर लीक मामले में शामिल हैं। उन सभी को बेनकाब करते हुए, पर्दाफाश करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से ईडी की ओर से लगातार पेपर लीक मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जब पेपर लीक मामले को लेकर ईडी के साथ ही आईटी की ओर से भी कार्रवाई की गई। महेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, 2 लोगों के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, कौन है ये लोग, क्या कार्रवाई की जा रही है और कितने देर ये कार्रवाई जारी रहने वाली है? तो फिलहाल सहयोगी से संपर्क कट गया है, कोशिश करेंगे जुड़ने की, क्योंकि कई जानकारी और अपडेट आप तक पहुंचाना है। पेपर लीक मामले को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है, जहां पर 2
कोचिंग संचालकों के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। और पाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। फायरिंग में एक तस्कर की मौत हो गई है, जबकि एक तस्कर फरार हो गया है। तस्कर की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में नाकाबंदी कर ली गई है। राजसमंद पुलिस अब फरार तस्कर की तलाश में जुटी हुई है और पीछा कर रही है। तस्करों से एक गाड़ी और डोडा पोस्ट भी जब्त किया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ओर से फायरिंग की गई और इस फायरिंग में एक तस्कर की मौत हो गई है, जबकि एक तस्कर मौके से फरार हो गया। अब फरार तस्कर को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पाली से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें एक तस्कर फरार हो गया है। अब कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से कि जल्द से जल्द फरार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया जाए और यही वजह है कि कार्रवाइयां लगातार जारी है। पुलिस की ओर से अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर वो दबिश दे रही हैं, जिससे कि जल्द से जल्द फरार तस्कर को गिरफ्तार किया जा सके। आपको बताते चले कि जो तस्कर थे उनके पास से डोडा पोस्ट भी मिला है। सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, मुठभेड़, एक तस्कर की मौत, एक फरार है, क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से? अब पुलिस की ओर से लगातार नाकेबंदी करवाई जा रही है और पूरे जिले में हथियारबंद नाकेबंदी की गई है। जो हर चौराहे पे, हर जगह पे पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है और तस्कर की तलाश भी की जा रही है। हालांकि जिस क्षेत्र में ये घटना हुई वहां पर भी पुलिस सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक पाली, पुलिस अधीक्षक राजसमंद भी मौके पर है। आईजी राघवेंद्र सुहासा भी लगातार पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी बताया ये जा रहा है कि राजसमंद की दिव्य थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर है जो डोडा पोस्ट लेकर जा रहे हैं, जिस पर दिव्य थाना पुलिस व डीएसपी की टीम उनके पीछे हुई और दोनों में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में एक तस्कर की मौत हो गई, तो एक भागने में सफल हो गया, जिसको लेकर पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है और भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता भी मौके पर है। पुलिस अधीक्षक पाली और राजसमंद दोनों भी मौके पर फरार तस्कर को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। सहयोगी अल्केश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, चूंकि जब मुठभेड़ हुई तो दोनों ओर से फायरिंग की गई, क्या सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जैसा मेरे सहयोगी श्याम चौधरी ने बताया, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ कि राजसमंद पुलिस की जो टीम थी, डीएसपी टीम ने, क्योंकि चुनाव के वक्त में अवैध हथियार, शराब और नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए दिवेर घाट में नाकाबंदी कर रखी थी। तभी एक गुजरात नंबर की इनोवा कार रात को यहाँ पहुंचती है और वो नाकाबंदी तोड़ते हुए फरार होती है। पुलिस की टीम जब उस कार का पीछा करते हुए पीछे जाती है तो तस्कर जो थे कार में सवार, उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चलती होती है और ये पाली जिले की सीमा में जो दोनों ही गाड़ियां प्रवेश कर जाती है। वहां राजसमंद पुलिस की जो टीम थी उसकी गोली से एक तस्कर की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि तस्करों की सूचना पर उनको एस्कॉर्ट करने के लिए वहां जो उनके सहयोगियों की कुछ गाड़ियां वहां आ जाती है और जो एक तस्कर था उससे बचाने की कोशिश करती है। इस दौरान भी लगातार दोनों तरफ से फायरिंग होती है। बड़ी संख्या में वहां पर गाड़ियां, जब पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करने की जो नौबत आ जाती है तो ऐसे में पुलिस अपने जवाबी काउंटर में लगातार पुलिस भी फायरिंग करती रहती है। तो वहां से वो तस्कर जो जिस गाड़ी में डोडा चूरा भरा था, उस इनोवा कार को छोड़कर एक तस्कर उस गाड़ी में था, वो फरार हो जाता है और जो उनको सहयोग देने वाले जो लोग थे वो भी गाड़ियां लेकर फरार हो जाते हैं। इसी सूचना पर राजसमंद पुलिस की जो सूचना थी, तो पुलिस के ऊपर जो हमला कर रहे थे लोग, इस सूचना पर जो पाली जिले में हथियारबंद नाकाबंदी करवाई गई है। वहीं राजसमंद और पाली जिला जो पुलिस अधीक्षक है वो मौके पर पहुंच गए और पुलिस का कहना है कि कहीं न कहीं इस पूरे तस्करी के गिरोह में किसी बड़े गिरोह का हाथ है। तो लगातार बिल्कुल एक बड़ा गिरोह इसके पीछे शामिल हो सकता है। तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हुई है। इनके पास पिस्टल भी थे और बिना खौफ के ये पुलिस के ऊपर फायरिंग करते रहे। श्याम, एक शख्स की मौत हुई है, तस्कर बताया जा रहा है, क्या कोई क्राइम हिस्ट्री मिली है इसकी? जी, हालांकि अभी तक पुलिस इस मामले में स्पष्ट नहीं किया कि जो मरने वाला तस्कर है और फरार होने वाला तस्कर कौन है। बताया जा रहा है कि
ये जोधपुर जिले साइड का क्षेत्र का ये शायद तस्कर हो सकता है, जो लगातार तस्करी के मामलों में लिप्त भी बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक पूरी तरह से कोई खुलासा नहीं हुआ है और खुलासा होने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि जो तस्कर मारा गया है उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये तस्करी का कार्य करता था। जी, जरूरी भी है कि जिसकी मौत हुई है उसकी भी हिस्ट्री खंगाली जाए और जो फरार हुआ है उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। अलकेश, क्योंकि आप बता रहे थे कि एक बड़ा गैंग इसके पीछे शामिल हो सकता है, जिस तरीके से ये दोनों तस्कर बेखौफ होकर फायरिंग कर रहे थे और आप बता रहे हैं कि एक गाड़ी एस्कॉर्ट भी कर रही थी इन्हें, क्या सूचना मिल पा रही है अभी अलकेश? क्योंकि जरूरी है कि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और चूंकि एक बड़ा गैंग इसके पीछे शामिल हो सकता है, क्या जिस तस्कर की मौत हुई उसके पास से मोबाइल फोन मिले, उससे कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या, कोई इंफॉर्मेशन? जी, मैं आपको बता दूं, जिस जगह ये इनकाउंटर हुआ था पुलिस और अपराधियों के बीच में, वो राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर जंगल का क्षेत्र है, जहां पर मोबाइल भी काम नहीं करते। ऐसे में जब तस्कर उस घाट सेक्शन से उतरकर पाली जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं तो तस्करों की साथ में उनको सहयोग देने के लिए कुछ गाड़ियां ठीक है, तो अब कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है कि जल्द से जल्द फरार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आयकर विभाग की टीम एक्शन मोड में नजर आई है। होटल और मिठाई के व्यापारी के यहां पर रेड पड़ी है। जयपुर और जोधपुर में आईटी की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। छापे में 20 से ज्यादा आईटी अधिकारी शामिल हैं। आज दिन भर बताया जा रहा है कि आईटी की ये कार्रवाई जारी रह सकती है। तो अब चुनावी साल है, आचार संहिता भी लग चुकी है और ऐसे में आयकर विभाग की टीम भी लगातार एक्शन मोड में है। कई जगहों पर एक साथ छापे पड़े हैं, जिसमें 20 से ज्यादा आईटी के अधिकारी शामिल हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और आपको बताते चले कि सूचना ये भी है कि ये कार्रवाई लंबी चल सकती है। और अब खबर कोटा से है, जहां से बिहार के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और उनके 2 साथियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने देर रात तीनों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार किया है। दरअसल कोटा से झालावाड़ की तरफ एक बिना नंबर की गाड़ी जा रही थी। चुनाव के मद्देनजर थाना इलाके के उंडवा में नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग चल रही थी और इसी दौरान कार को रोका गया, जिसमें तीनों सवार थे। तीनों युवक संदिग्ध लगे, ऐसे में उन्हें थाने पर लाकर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बिहार से गोवा जाने की बात कही। हालांकि तीनों संदिग्ध लगने पर उन्हें शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में गिरफ्तार 2 युवक उसामा शाहब और सलमान उर्फ सैफ के खिलाफ रंगदारी में जमीन मांगने, धमकाने और फायरिंग करने के मामले में बिहार के सिवान के हुसैनगंज थाने में 10 दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी के चलते ये लोग बिहार से फरार हो गए थे। कोटा पुलिस ने इस मामले की सूचना बिहार पुलिस को दे दी है। संभवतः बिहार पुलिस कोटा आकर इन तीनों युवकों को गिरफ्तार भी कर सकती है। और अब बात बीकानेर की, जहां